Hello, good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 16th of September. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? केजरीवाल submits resignation. Atishi set to become Delhi CM. हम सब जानते हैं लंबे समय से केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ कई सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे थे। जैसे कि पहले लिकर को लेकर के हो गया, उसके बाद सीबीआई के अंतर्गत हो गया। कंटिन्यूअसली वो मतलब किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इन सब चीजों को देख करके डिसाइड किया गया, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए बोला गया। सो कल शाम को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को सौंपा और उसके बाद दिल्ली में आतिशी जी जो कि आप पार्टी को ही बिलोंग करती है, आम आदमी पार्टी की ही मेंबर है, उन्हें एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सीक्वेंस पूरा याद रखना जरूरी नहीं है, हमारे लिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो उससे हम डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर ना, जैसे कि एक स्टेट होता है, स्टेट के दो हेड्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव हेड, एक होता है नॉमिनल हेड। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर और नॉमिनल हेड है गवर्नर। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन suggests that the chief minister shall be appointed by the governor. बेसिकली होता क्या है, स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए वोटिंग करते हैं। जैसे हमने वोटिंग की, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लेजिस्लेचर में बैठेंगे, फिर वो अपना एक हेड डिसाइड करेंगे कि हमारी तरफ से हेड, हमारी पार्टी का हेड कौन होगा, और उसी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए डेजिग्नेट करेंगे और फिर उनका अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में लिखा गया है। A leader of the party that has got the majority share of votes in the assembly elections is appointed at the chief minister of the states. Governor is the nominal executive authority, but the real executive authority rests with the chief minister. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता प्रॉपर, उसे हम जनता की इच्छा के अनुसार उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारी चॉइस है, हमने उनको वोट दे के सामने रखा है। सो हमारे ऊपर ज्यादा गवर्न करने का, हमारे लिए ज्यादा पॉलिसीज फॉर्म करने का जो राइट है, जो पावर है, वो चीफ मिनिस्टर के साथ लाई करता है। गवर्नर जो है उन्हें सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। However, the discretionary powers enjoyed by the governor reduces to some extent the power, authority, influence, prestige and role of the chief minister. कुछ ऐसी चीजें रहती है जहां पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कि वो चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना एड एंड एडवाइस के कुछ एक्शंस उठा सकता है। जैसे कि हो गया कि अगर हाईकोर्ट की पावर या अथॉरिटीज को कम किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रीच किया जा रहा है, या कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं जिससे कि यूनिटी और इंटीग्रिटी कम हो सकती है। सो ऐसे एक्शंस को गवर्नर, ऐसे बिल्स को गवर्नर सेव कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, मतलब कि वो ऐसे बिल्स स्टेट में पास नहीं होने देता है, वो ऐसे बिल्स को ट्रांसफर कर देता है प्रेसिडेंट के पास। सो यहाँ पे क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर की कहीं ना कहीं पावर, अथॉरिटी थोड़ी सी हमें कम होती हुई नजर आई। A person who is not a member of the state legislature can be appointed as chief minister for 6 months. मतलब कि अगर कोई पर्सन, इंडिया में ये प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन, मान लो मैं एक एमएलए एमपी नहीं हूं ना, तो मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूं, ना ही मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर हूं, बट
अगर चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर चाहे या हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मुझे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। विदाउट बीइंग अ मेंबर आई कैन बी इलेक्टेड एज अ आई कैन बी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद जरूरी है कि मैं ग्राउंड पे जाकर के इलेक्शंस लड़ूं। अगर मैं इलेक्शंस जीत जाती हूँ तो मेरी पोस्ट कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। सिमिलर प्रोविजन जो है चीफ मिनिस्टर के लिए भी है कि चीफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन होल्ड द पोस्ट ऑफ सीएम फॉर 6 मंथ्स। उनके टर्म की बात करें तो यूजुअली हम देखते हैं 5 इयर्स का टर्म रहता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि चीफ मिनिस्टर, द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की प्लेजर के हिसाब से चीफ मिनिस्टर अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी यूज करके कभी भी चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है उनकी पोस्ट से। ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर जो सीएम है वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि उसके साथ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, तो गवर्नर उसे उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। देन फंक्शंस की बात करें तो he allocates and reshuffles the portfolios among ministers। पहली चीज कि जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो गवर्नर को बताते हैं कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए। मतलब कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। पहली चीज। दूसरी चीज कि मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो असाइन करने का काम भी चीफ मिनिस्टर का रहता है। Under Article 167 of the Constitution, the Chief Minister acts as a link between the Governor and the State Council of Minister। एक स्टेट के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। सो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक का काम चीफ मिनिस्टर करते हैं। मतलब कि जो भी डिस्कशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत चल रहा है वो सारा डिस्कशन गवर्नर जाकर, चीफ मिनिस्टर जाकर के गवर्नर को बता सकते हैं कि अभी चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत कौन से मैटर उठ रहे हैं, कौन से बिल्स को लेकर के बातें चल रही हैं। ये सारी चीजें गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक बनाने का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। साथ के साथ अलग अलग पोस्ट के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर गवर्नर की मदद भी करते हैं, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। इन सभी पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए सीएम हेल्प करते हैं गवर्नर की। अदर और बात करें तो स्टेट का प्लानिंग बोर्ड हो गया या इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, काउंसिल ऑफ नीति आयोग हो गया, इन सब में स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। ही इज द चीफ स्पोक्समैन पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के साइड से अगर कोई स्टेटमेंट आना है तो उसके लिए चीफ स्पोक्स पर्सन, मतलब कौन प्रथम प्रवक्ता कहलाएगा, वो होंगे चीफ मिनिस्टर। As a leader of the state, he meets various sections of the people and receives memorandum for them regarding their problems and so on। स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग समस्याएं रहती हैं। सो एक सीएम का फर्ज बनता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो हर अलग अलग जगह पे विजिट करे, लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने समझे और उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज फ्रेम करे। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चीफ मिनिस्टर। हमारे लिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। Then discussed. Then next is SC freezes illegal bulldozer action till hearing on October 1st। हम सब जानते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है इस मैटर को बहुत डिटेल में, अभी हम एज अ समरी डिस्कस करते हैं। इंडिया में एक प्रोविजन ट्रेंड में चलता हुआ दिखा जिसे बोला गया बुलडोजर पॉलिटिक्स या फिर बुलडोजर जस्टिस। इसके तहत क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करके जो पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है, वो मान लो रायट्स, वायलेंट
वायलेंस एक्टिविटी या किसी क्राइम के तहत अंडर ट्रायल स्टेज में है, अभी उसे कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो उस अंडर ट्रायल स्टेज वाले एक्यूज्ड पर्सन की बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाता है बड़ी बड़ी मशीनरी के थ्रू, बेसिकली बुलडोजर के थ्रू। सो इसको बोला जाता है बुलडोजर जस्टिस। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इस मंथ की स्टार्टिंग में अपनी एक जजमेंट पास की। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लॉ, कोई भी अथॉरिटी आपको अलाउ नहीं करती है कि आप किसी एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करें। ये खिलाफ है नेचुरल जस्टिस के, ह्यूमन राइट्स के, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। कहीं ना कहीं ये कोर्ट्स की जो एक अथॉरिटी है उसको भी डाउनग्रेड कर रहा है। सो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, कोई भी लॉ इस तरह की परमिशन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की साइड से, बट समय के साथ ना किसी ने भी इस जजमेंट को फॉलो नहीं किया। हमने देखा कि रिसेंटली सूरत में एक पंडाल में लोगों के बीच में वायलेंस हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, कुछ लोग की डेथ हुई, कुछ लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा गया कि जो इस कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व थे, उन लोगों की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया गया। मतलब कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन पास किए उनको लोगों ने फॉलो नहीं किया। उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक डायरेक्शन पास किया है कि आप इस तरह से बुलडोजर जस्टिस के नाम पर लोगों की प्रॉपर्टी नहीं डिमोलिश कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर प्रॉपर्टी डिमोलिश को फ्रीज कर दिया है अपनी नेक्स्ट हियरिंग तक। अक्टूबर 1 को सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होगी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट डिमोलिशन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि किस क्राइटेरिया पे अब आप लोगों की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकते हो, डिमोलिशन के पहले के क्या मेजर्स हैं, मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके भी अपने राइट्स हैं कि वो लीगल अथॉरिटीज को मिल सके, अपनी प्रॉपर्टीज को बचा सके, पहला चीज। दूसरा चीज, ड्यूरिंग डिमोलिशन आप कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करोगे। तीसरी चीज कि आपको डिमोलिशन के पहले मतलब कि करीब करीब 60 डेज या 30 डेज का टाइम पीरियड देना चाहिए किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को कि वो प्रूफ कर सके कि भाई ये प्रॉपर्टी लीगल है, ये इलीगल जमीन पर या इलीगल तरीके से नहीं बनाई गई है। सो इन सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए जो एक्यूज पर्सन है उसको समय देने की जरूरत है। सो इस तरह की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम पास करेंगे, उस बेसिस पे बुलडोजर जस्टिस को रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही है कि आप जो इलीगल चीजें हैं, जो रोड्स हैं, जो मतलब कि गलत जगह पे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे बने हुए, इन सब के डिमोलिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया है। प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि ये इलीगल है, उस बेसिस पे आप इनका डिमोलिशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट किसी एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का डिमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर रखा है। देन नेक्स्ट इज will fight for more powers and financial resources for states। बेसिकली तमिलनाडु स्टेट के जो सीएम है मिस्टर स्टालिन, उनका कहना ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे मतलब अपने आप को कंटिन्यूअसली एक ग्रोन स्टेज में ले जाना चाहती है, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रही है। जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए फाइनल रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट करे, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, इन सब सेक्टर्स में और बेहतर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क कर पाए, ताकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ और एक अच्छे बेहतर लेवल से ग्रो कर सके। इनका कहना यह है कि ये स्टेट्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए डिमांड करेंगे, फाइट करेंगे, ताकि स्टेट्स को ज्यादा पावर्स मिल सके फाइनेंसेस कलेक्ट करने की। नेक्स्ट इज कालाबुरगी विल बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटी से सिद्धारमैया एट कल्याण कर्नाटका उत्सव। कल्याण कर्नाटका उत्सव मनाया गया, जिसके तहत वहां की एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कालाबुरगी, बोला जा रहा है कि कालाबुरगी को अब एज अ स्मार्ट सिटी डेवलप किया जाएगा। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, कालाबुरगी जो
डिस्ट्रिक्ट है, जो रीजन है, वो कर्नाटका रीजन में आता है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से छोटे छोटे फैक्ट्स हमें न्यूज़पेपर से पढ़ लेने चाहिए। Next is rain harvesting work reveals megalithic burial site. A rainwater harvesting project undertaken by a Koduvayur Gram Panchayat led to an unusually large number of megalithic urn burials on top of a hill in the Kolegod range of Nennamera Forest Division in Kerala. केरला में कोडुवयूर ग्राम पंचायत ने रेन हार्वेस्टिंग प्रोग्राम चलाया। रेन हार्वेस्टिंग प्रोग्राम के तहत डिगिंग चल रही थी। डिगिंग के दौरान उनको मेगालिथिक अर्न्स देखने को मिले। बोला जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज में और भी ज्यादा रिसर्च करेंगे। बोला जा रहा है कि जो ये अर्न्स हमें मिले हैं ये कहीं ना कहीं मेगालिथिक और आयरन एज के बीच का लिंक कनेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस एरिया का नाम याद रखें और मेगालिथिक कल्चर जो है उसके बारे में समझते हैं। जो हमारा सदर्न इंडिया है ना, उस सदर्न इंडिया में एंशियंट टाइम पे मेगालिथिक कल्चर चल रहा था। मेगा मतलब कि बड़ा, लिथिक मतलब रॉक, मतलब कि बड़े बड़े रॉक्स के थ्रू हम बरियल साइट्स को इंडिकेट कर देते थे। उस कल्चर को बोला जाता था मेगालिथिक कल्चर। इसके मेजर जो एविडेंसेस हैं वो हमें सदर्न इंडिया से ही मिले हैं। सिमिलरली एक और मेगालिथिक बरियल साइट हमारे सामने आई है जो कि कोडुवयूर ग्राम पंचायत में हमें दिखी है। Then next is center took key decisions in first 100 days says PM। हमारी जो अभी की गवर्नमेंट बनी है एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, इसने अपने 100 डेज कंप्लीट कर लिए। इस दौरान इन्होंने बहुत बड़े की डिसीजंस स्टेप उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो गया। गवर्नेंस हैज कंटिन्यूड टू बिल्ड 3 करोड़ न्यू concrete houses and announced a 2 lakh crore package aimed at uplifting the youth। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है और ग्राम सड़क योजना चल रही है। इन सब के तहत गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कंक्रीट रोड्स बनाने की बात करेंगे, लोगों को पक्का हाउस प्रोवाइड करने की बात करेंगे। साथ के साथ और भी स्कीम सामने आई, जैसे कि पेंशन को लेकर के स्कीम हमारे सामने आई, अ रिमार्केबल पेंशन स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वी हैव आल्सो अप्रूव्ड एन एडिशनल 75,000 सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस में सीट आई। फिर द बजट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैव बीन डबल्ड। ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के लिए हमने बजट डबल कर दिया। बेसिकली इस एडिटोरियल में गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स, डिसीजन को समराइज किया गया है जिसे हमने समय समय पर डिस्कस किया है। जैसे कि पेंशन स्कीम को भी हमने डिस्कस किया है, मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई हैं, 75,000 कर दी गई हैं। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसे डबल किया गया है। कंक्रीट रोड्स बनाने की बात की जा रही है। फार्मर्स के लिए बात की गई है। जो टैरिफ रेट्स लगता है एक्सपोर्ट्स पर, उन्हें कहीं ना कहीं कम किया गया है ताकि इंडिया का और एक्सपोर्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ पाए। खरीफ क्रॉप्स के लिए भी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि क्रॉप का जो एमएसपी है वो एक सिक्योर हो पाए, फार्मर्स फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ पाए। ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इन्हें इस न्यूज में डिस्कस किया गया है। रोड मैप इन प्लेस फॉर मणिपुर, बोथ साइड्स शुड टॉक सेज शाह। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी, हम सब जानते हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, वहां पे वॉयलेंस लाइक सिचुएशन है। मैंने इस चीज को कई बार डिस्कस किया है कि वहां पे मेजरली दो ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही है, दैट इज कुकी एंड मीती। वहां की जो पहले से जो उस एरिया में बसी हुई ट्राइब है उसका नाम है मीती ट्राइब, लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स म्यांमार वाले रीजन से कुकी ट्राइब भी इन्वेट कराई मणिपुर वाले रीजन में। सो अब क्या है, जो मणिपुर का एथिकल वो कह सकते कंपोजिशन वो दो ट्राइब से मिलकर बना हुआ है, कुकी एंड मीती। गवर्नमेंट ने कुकी ट्राइब को स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे रखा है जिसकी वजह से उन्हें बेनिफिट्स, रिजर्वेशन
अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, लेकिन मीती ट्राइब को स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया है। सो कंटिन्यूअसली मीती ट्राइब डिमांड कर रही है कि हमें भी स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इसके तहत बार बार मणिपुर में वायलेंस होता है, ड्रोन अटैक्स होते हैं और अलग अलग वायलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से वहां पे जो है पीस लेवल हमें कम देखने को मिला है, बट अभी फिर से वहां पे पीस लाइक सिचुएशन स्टैब्लिश हो गई है। सो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी का मानना यह है कि अगर हम मणिपुर में पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम दोनों कम्युनिटीज मतलब कि कुकी और मीती दोनों के बीच में एक पीस प्रोसेस कंडक्ट करवाएं, किसी एग्रीमेंट पर लाएं, ताकि वो अपनी ये वॉयलेंटफुल एक्टिविटीज को बंद करें और मणिपुर जैसे ब्यूटीफुल स्टेट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, पीस मेंटेन हो सके। नेक्स्ट इज no progress in resolution of Damchok and Dapsang friction points in 2 years। बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, इस रीजन में पिछले 2 साल के पहले से ही दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के एरियाज को शिफ्ट करने की कोशिश की। सो उसको लेकर के फ्रिक्शन दोनों कंट्रीज के बीच में टसल चलने लगा, इंडिया और चाइना के बीच में। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर जी, उनका मानना ये है कि 75% ऑफ द डिस्प्यूट इज डिसॉल्व, मतलब कि उसको हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन मेजर जो डेपचोंग और डेपसांग वाला रीजन है उसमें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। वहां पे उस रीजन को लेकर के अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में टॉक्स नहीं हुई है, जबकि इस चीज को 2 साल बीत चुके हैं। सो जरूरी है कि हम अपने इस रीजन्स को, जो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स हैं, उनको फटाफट सॉर्ट आउट करते जाएं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडियन इकोनॉमीज स्वीट स्पॉट। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया इंडिया की डेमोग्राफी के लिए को लेकर के। हम सब जानते हैं इंडिया की डेमोग्राफी जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि यहाँ पे वर्किंग फोर्स जो है, जो लेबर फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पॉपुलेशन। सो अभी का जो टाइम पीरियड है ना, वो इंडिया के लिए बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है, जिसमें इंडिया अपनी वर्किंग फोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ अचीव कर सकता है। लेकिन हमारे सामने कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि पहला जो हमारे सामने डेटा आया है वो ये है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टूड एट 55.2% इन 2022। मतलब कि जो हमारा लेबर फोर्स, जैसे सपोज 100% हमारे पास लेबर फोर्स अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ हाफ अप्रोक्स 55% लोग ही जो हैं वो लेबर फोर्स के पार्ट है, मतलब कि वो वर्किंग कंडीशन में है, मतलब कि ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। हमें जरूरत है कि हम अपने यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, पहली चीज। दूसरा, there is a need to press ahead with the ongoing reform agenda to maintain, if not accelerate, India's growth trajectory, as that by itself will create opportunities galore। Basically हम कंटिन्यूअसली बात तो कर रहे हैं, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे हम शिफ्ट होने की बात करें कि हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में शिफ्ट हों। सो गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव सामने तो ला रही है, बट जरूरत है कि ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये कंटिन्यूअसली चलते रहे, ताकि जो यूथ है, अगर ये इनिशिएटिव्स कंटिन्यू चलते रहेंगे तो यूथ इन सब में से अपॉर्चुनिटीज निकाल लेगा और लेबर फोर्स का पार्ट बन जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हो जाएगा। Next is, center has done to enhance ease of doing business much of what needs to be done next, especially in the context of production consensus the states। बेसिकली इंडिया ने काफी कुछ इम्प्रूव करने की बात की है। ईज ऑफ डूइंग को अचीव करने के लिए इंडिया अलग अलग चीजें करता रहता है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, एक्सपोर्ट जोन्स बनाना, फॉर्म्स वगैरह को, अपनी जो लॉजिस्टिक है उसको बेहतर डेवलप करना, ये सारे काम करता रहा है। बट जरूरत है कि स्टेट्स में जो सबसे बड़ा कंसर्न इस समय चल रहा है ना, वो है प्रोडक्शन को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। सो इंडिया को अपना नेक्स्ट ध्यान जो है ना वो इस सेक्टर में लगाना चाहिए। हमारी जो
पॉपुलेशन है उसका 45% जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 18% है। मतलब कि मास इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जबकि वो सेक्टर सिर्फ जीडीपी में 18% का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सो जरूरत है कि हम उस एग्रीकल्चर इन्वॉल्व पॉपुलेशन को वहां से डाइवर्स करें, किसी और सेक्टर में लगाएं ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सके। इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पहली चीज स्किलिंग। हमारे यूथ में स्किलिंग की बहुत बड़ी कमी है। डेटास के अकॉर्डिंग देखा जाए, The economic survey highlighted that only 4.4% of the workforce is skilled. इतने कम लोग जो हैं वो हाईली स्किल्ड के अंतर्गत आते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें स्किल्स की जरूरत रहती है। जरूरी है कि हम इंडिया के यूथ की स्किल्स की बात करें, उनके अंदर कैसे स्किल्स लाई जाएं इस पर बात करें। दूसरी चीज इस रिस्पेक्ट में हम और क्या कर सकते हैं, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि लोगों को आप इंडस्ट्रीज के अंदर, प्रोडक्शन यूनिट्स के अंतर्गत जॉब दे दो और जॉब के दौरान ही उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किलिंग की जाए। बड़ी चीज जो है, लोगों को अगर पैसा प्रोवाइड होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे और स्किलिंग भी प्रोवाइड करोगे, कैसे नहीं लोग सीखेंगे। शॉर्ट रन में देखा जाए तो ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रॉफिट कम होने वाली बात है। कंपनी अगर लोगों को स्किल्स भी देगी, पैसा भी देगी, तो उसका प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि इंडिया का यूथ स्किलफुल होगा। वो हर कंपनी को अलग अलग चीजों में, नई नई चीजें सर्च करने में, एक्सप्लोर करने में, उन पर काम करने में मदद करेगा। Moreover, skilling is not a one-time intervention but a lifelong process which requires flexibility in institutional mechanism as well as learning agility. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक बार स्किल्स मिल गई तो काम खत्म, ऐसा नहीं होता। हम स्किलिंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। हर समय आपके स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत रहती है। जरूरत है कि हम अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मैकेनिज्म ही ऐसा रखें कि जो पीपल्स हैं, जो यूथ है, वो कंटिन्यू लर्निंग फेज में रहें। जैसे कि हमने अभी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत भी हमने स्किलिंग पर ज्यादा फोकस रखा है। सिमिलर स्टेप्स आने चाहिए गवर्नमेंट के साइड से ताकि लोगों की स्किलिंग और ज्यादा हो सके। अगर इसी बात में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो लोगों के मन में एक डर सा रहता है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप हो गया है, इतना ग्रो कर गया है, तो इससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा, सारा काम जो है वो मशीन्स करने लगेंगी, फिर हम क्या करेंगे। मतलब कि इंडिया में कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है। जॉबलेस मतलब एक साइड से तो लोगों को जॉबलेस कर दिया जाएगा, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा मशीन से, लेकिन दूसरे साइड ग्रोथ भी होगी। ऐसी कैसी इकोनॉमी है। तो इस चीज को लेकर के भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन मशीन्स को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी लोगों की जरूरत होगी। एआई, मशीन लर्निंग जो है ना, वो एक ही रिपीटेटिव काम को बार बार करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन क्रिटिकल डिसीजन टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्या सही है क्या गलत है, जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस सिर्फ कर सकता है, उसको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता है। इन सब चीजों के बारे में ध्यान करने वाली जरूरत है। अपने आप को स्किलिंग करना और वर्ल्ड की डिमांड के हिसाब से अपने आप को बनाना, ताकि इंडिया की इकोनॉमी भी बेहतर लेवल तक ग्रो कर सके। देन नेक्स्ट इज अ क्लाइमेट क्राइसिस एजेंडा रिमेन्स अर्जेंट। बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है, हमने 2030 तक अपने को कुछ टारगेट्स दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। इसलिए अभी हम किस सन में, 2024, आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जरूरत है कि हम अपनी क्लाइमेट की पॉलिसीज को, क्लाइमेट को लेकर के अच्छे डिसीजन सामने लाएं, अच्छी पॉलिसी सामने लाएं, ताकि इस सेक्टर में हम बेहतर काम कर सके, क्लाइमेट के हिसाब से चीजों को बेहतर तरीके से वर्कआउट कर सके। बात की जा रही है कि अभी जो है हमें ध्यान किस चीजों पर देना है, जैसे कि हीट स्ट्रेस को कम करना,
improving air quality, managing waste and enhancing energy efficiency. बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें हम बात करते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन मीथेन के पास कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल रहता है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का या एयर को पॉल्यूट करने का, यूं कह दें। तो इसलिए हमें जरूरत है कि जो हम एक ही सिंगल उसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हमें जो स्मॉल पॉल्यूटेंट्स है उनको भी ध्यान में देना है, जिनके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल रहता है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का। उनमें से एक है मीथेन। सो जरूरत है कि हम ऐसी चीजें जो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं उनको कम करने की बात करें, ताकि जो हमारा टारगेट है कि हम अपने अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, सो उस टारगेट को हम अचीव कर पाए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या बात की जा रही है? एयर क्वालिटी इंप्रूव करने की बात की जा रही है। देन नेक्स्ट इज मैनेजिंग वेस्ट को मैनेज करना, साथ के साथ अपनी एनर्जी की एफिशिएंसी को इनहेंस करना, मतलब कि जो हम अभी बात करें ना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके तरफ ज्यादा शिफ्ट होना, ताकि जो हमारा क्लाइमेट क्राइसिस है, जो क्लाइमेट को लेकर के चीजें सामने आने वाली है, उन सबको हम मैनेज कर पाए। और बात की जा रही है कार्बन मार्केट की। इस एडिटोरियल में बेसिकली कार्बन मार्केट की भी बात की गई है। कार्बन मार्केट मतलब क्या होता है? जैसे कि एक इकोनॉमी में अलग अलग कंपनीज रहती हैं, अलग अलग प्रोडक्शन के यूनिट्स रहते हैं। सो उसके अंतर्गत क्या रहता है कि एक जो कंपनी है वो उसका एमिशन लेवल बहुत अधिक है, और जो बेसिकली हम बात कर रहे थे कार्बन मार्केट की। होता क्या है ना, इकोनॉमी में अलग अलग यूनिट्स रहती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स रहती हैं, उनका एमिशन लेवल भी अलग अलग रहता है। हम एक टारगेट सेट कर दें कि एक जो कंपनी है, एक जो यूनिट है, वो कितने लेवल का एमिशन कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया या अपनी किसी भी पॉल्यूटेंट का कितना लेवल ऑफ एमिशन कर सकती है। सो क्या होगा, जैसे कंपनीज का एमिशन लेवल अलग अलग रहता है, तो एक कंपनी मान लो अपना एमिशन लेवल और कम कर दे, जितना हमने टारगेट सेट किया है उससे भी कम वो एमिट कर रही है, एक ऐसी कंपनी हो गई। और दूसरी कंपनी ऐसी है जो सेट टारगेट से ज्यादा एमिशन कर रही है। सो हम क्या करेंगे, कार्बन के क्रेडिट्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि जो कंपनी एमिशन अपना कम रखी है उसको कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, और जो कंपनी ने ज्यादा एमिशन किया है उसे क्या जरूरत होगी, अपने टारगेट को कम करने की। और वो कंपनी अपना टारगेट कम कैसे कर सकती है, इस कम एमिशन वाली कंपनी से कुछ कार्बन क्रेडिट्स परचेस करके। सो चीजें क्या होंगी, एक बैलेंस लेवल पर आएंगी। इस तरह के कार्बन मार्केट्स हमने ग्लोबल लेवल पर तो इसकी ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है, लेकिन बात की जा रही है कि 2026 से इंडिया में भी इस तरह के कार्बन मार्केट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि एमिशन लेवल को कम किया जाए। इस पूरे जो एडिटोरियल में उसमें डिस्कशन यही किया गया है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कम किया जाए। एक और बात डिस्कस की गई है कि हम ना एमिशन की जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, उनको सबको एक ही एम्बिट में ले आते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो ग्रीन बड़ा हो, मतलब कि चाहे वो एनवायरनमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो चाहे वो एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट कर रहा हो, उन सबको एक साथ क्लब करके हम पॉलिसीज बनाने की बात करते हैं। जरूरी है कि हम उनको सेग्रीगेट करें, जो एनवायरनमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं उन चीजों को पहले हम खत्म करने की बात करें, और जो एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट करते हैं, जिनका पोटेंशियल कम है, उनको हम धीरे धीरे कम करने की बात करें, ताकि चीजें एक बैलेंस वे से हम कवर अप कर पाए। दिस वॉज अबाउट दिस एडिटोरियल। इसमें क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर हमने डिस्कशन किया, कार्बन मार्केट को लेकर डिस्कशन किया, और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं उसको डिस्कशन किया। देन नेक्स्ट इज द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। अभी रिसेंटली क्या हुआ,
वेस्ट बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ। उसी रिगार्डिंग लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इन्हें डेथ पेनल्टी दी जाए। उसी के रिगार्डिंग एक अपराजित बिल लाया गया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि भारतीय न्याय संहिता हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, इन सबको अमेंड करके डेथ पेनल्टी की बात करता है। इस बिल में हमने कुछ प्रोविजंस रखे हैं जिसके अंतर्गत 18 केसेस के अंतर्गत हम डेथ पेनल्टी की बात करें। अगर कोई पर्सन किसी को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जा रही है, विक्टिम की डेथ हो जा रही है, तो हम उन केसेस में डेथ की ही बात करें। और भी अलग अलग डिफरेंट केसेस बात किए गए हैं जिसके तहत हम जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड पर्सन है, उसको डेथ की सजा सुनाएंगे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली चीजों को देखें, हर कोई जो है ना वो विक्टिम के नजरिए से देखता है कि विक्टिम के साथ गलत हुआ, इसके तहत हम अपनी चीजों को सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने रिलीजन को भी सामने ले आते हैं कि हमारे धर्म में भी ऐसा हुआ था कि राम जी ने रावण का वध किया था। मतलब कि सच्चाई की, अच्छाई की जीत होती है हमेशा बुराई के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हुए आज भी डेथ पेनल्टी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जरूरत है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो कन्विक्टेड पर्सन है, उसके राइट्स की भी बात की जाए। इंडिया जो है वो एक प्यूनिटिव मेजर की ओर बात करता है। इंडिया जो है एक रिफॉर्मिंग की तरफ बात करता है। सो इसलिए हमें ऐसी चीजों को रोकने की जरूरत है जो कि इस तरह के क्राइम्स को बढ़ा रही हैं। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसने बताया हो कि अगर आप किसी सेक्सुअली हैरेस्ड कन्विक्टेड पर्सन को अगर आप डेथ दे रहे हो तो इंडिया में या किसी भी कंट्री में सेक्सुअल क्राइम्स कम हो गए हैं। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2022 में ही 31,000 गर्ल्स के, वुमेन्स के रेप हुए, उसमें से कई लोगों की डेथ भी हो गई है। मतलब कि क्या, कि डेथ तो हो रही है ना। आप अगर पर्सन को, कन्विक्टेड पर्सन को उसके क्राइम के कारण अगर डेथ पेनल्टी दे भी रहे हो तो भी क्राइम्स तो हो रहे हैं ना इंडिया में। सो जरूरत है कि हम इस डेथ पर ज्यादा फोकस ना करें, हम इस चीज पर फोकस करें कि ऐसा एनवायरनमेंट ही ना हो जहां पे लोग इस तरह के रेप एंड मर्डर की बात करें, जहां पे लोग सेक्सुअली असॉल्ट करें लोगों को। अब जरूरत है बात करने की कि हम बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ वाले कॉन्सेप्ट में आगे बढ़े। मतलब कि बेटों को, अपने सन्स को, जो मेल्स हैं उनको इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करें, इस तरह के कल्चर के साथ उनकी ग्रूमिंग करें कि वो इस तरह की हीनियस क्राइम की तरफ ना बढ़े, ताकि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, वो सेफ एंड सिक्योर फील कर पाए। इस एडिटोरियल का जो क्रक्स है वो यही है कि हमें डेथ की तरफ, डेथ पेनल्टी की तरफ, या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको डेथ देने की बजाय हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है अपनी सराउंडिंग्स में। अपनी जो पैट्रियार्की, जो मेल के अंदर एक डोमिनेंस चलता है ना, उस चीज को कम करने की, विमेन्स के लिए रिस्पेक्ट, विमेन्स को एम्पावर करने की जरूरत है। इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट इज पावर एसिमेट्री बिटवीन चाइना एंड रशिया। अभी रिसेंटली कुछ पिछले 2 सालों से, जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो रशिया ने हमला कर दिया, उसके बाद इसका रिपरकेशन क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इन सब ने रशिया के ऊपर अलग अलग बैन्स लगाए, ट्रेड करना बंद कर दिया, वहां से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। सो रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं चीजें गलत उसमें देखने को मिली। वहीं ये चीज चाइना के लिए अपॉर्चुनिस्टिक साबित हुई। क्यों? क्योंकि जहां रशिया के साथ अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने ट्रेड करना बंद कर दिया, वहीं चाइना ने अपने ट्रेड रिलेशंस रशिया के साथ बढ़ा लिए। जब वर्ल्ड ने मना किया कि रशिया के साथ अब कोई भी ट्रेड नहीं करेगा,
तो रशिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो डॉलर्स में पैसा रशिया ने इकट्ठा कर रखा है, उसको पूरे को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सो इस प्रॉब्लम के तहत चाइना ने और रशिया ने डिसाइड किया कि अब वो लोकल करेंसी में जो है ट्रेड करेंगे। जो चाइना और रशिया की लोकल करेंसी है उन पर ट्रेड किया जाएगा। सो इसके तहत क्या हुआ कि जो दोनों कंट्रीज के बीच का बायलैटरल ट्रेड है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया। पहले जो ये ट्रेड था ना वो रशिया के फेवर में रहता था, कहीं ना कहीं रशिया लीड करता था, लेकिन जैसे पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। सो रशिया के लिए चीजें फेवरेबल नहीं है। सो चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और अब जो ट्रेड है ना वो चाइना के फेवर में है। चाइना इस बायलैटरल ट्रेड को लीड कर रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर गुड्स की बात करें ना, डाइवर्सिटी की, तो रशिया चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है अपने गुड्स को लेकर के। चाइना जो चीजें रशिया को एक्सपोर्ट करता है ना वो बेसिक नीड्स से रिलेटेड गुड्स हो गए, या जो बहुत बेसिक इंसान की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए जो गुड्स रहते हैं ना उनको जो है वो चाइना ट्रांसफर कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को। लेकिन अगर रशिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो रशिया सिर्फ जो है ना वो चाइना को फ्यूल मेजरली एक्सपोर्ट करता है। सो अगर गुड्स ऑफ बास्केट की बात करें ना, बास्केट ऑफ गुड्स की बात करें, तो उसमें भी चाइना लीड रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं रशिया चाइना के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज स्विफ्ट की बात करें। स्विफ्ट जो है ना वो एक यूएसए के द्वारा बनाया गया मैकेनिज्म है जिसके तहत ग्लोबल लेवल पर अगर कंट्रीज ट्रेड करती हैं, सो स्विफ्ट एक मैसेजिंग ऐप है जिसके तहत इंश्योर किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। सो रशिया के इन्वेजन के बाद रशिया को स्विफ्ट ऐप यूज करने के लिए भी बैन कर दिया गया। सो रशिया अब किसी ग्लोबल कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकता, इसलिए स्विफ्ट ऐप भी उसके एक्सेस से बंद कर दिया गया। तो अब बात की गई कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर इस तरह का एक ऐप बनाएंगे जो कि ट्रांजैक्शन मैसेजिंग ऐप होगा, जो न सिर्फ रशिया और चाइना के बीच में वर्क करेगा बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी वर्क करेगा। लेकिन ये दो जो कंट्रीज है ना ये आपस में एक दूसरे को ही बेनिफिट करने की बात करिए। इन सारी चीजों के कारण ग्लोबल लेवल पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर बात करें इंडिया पर इम्पैक्ट, तो इंडिया पर ये इम्पैक्ट हुआ है कि जो इंडिया के फ्रेंड्स रहे हैं, हमेशा से चाइना ने उन फ्रेंड्स को अपने तरफ ज्यादा आकर्षित करने की, अपने फेवर में लाने की कोशिश की है। बी इट बांग्लादेश, बी इट नेपाल, सबको चाइना ने अपने तरफ खींचने की ज्यादा कोशिश की है। अब रिसेंटली उसने रशिया को भी अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश कर ली। मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है रशिया के सामने कि उसे चाइना और इंडिया के बीच में किसी को सेलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली रशिया जो है वो चाइना को ही सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना उसके साथ बायलैटरल टाइज में, ट्रेड में, हर एक चीज में जो है चाइना उसकी हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना लीड रोल पर है। इसलिए अगर बात करें रशिया के सिलेक्शन की, तो वो चाइना को ही सेलेक्ट करेगा। इस तरह से हमने देखा कि कैसे चाइना और रशिया के बीच में पावर एसिमेट्री हुई है। मतलब कि जहां पहले चीजें रशिया के फेवर में थी, अब वो चीजें चाइना के फेवर में हो गई हैं। रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया और इस डिपेंडेंसी के कारण ही इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो रशिया के सामने कम हो गई है। नेक्स्ट इज गोल्ड टाइट लिफ्ट्स इंपोर्ट टू रिकॉर्ड। बेसिकली अभी जो हमारा इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट है वो हमें कम होता हुआ नजर आया, वहीं जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब कि देखो क्या होता है ना, एक कंट्री क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड है। सो कुछ गुड्स कंट्री अपनी कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्रीज को भेजती है जिसे बोला जाता है एक्सपोर्ट, और कुछ गुड्स हम जो कि भारत है, भारत अलग अलग फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाता है जिसे बोला जाता है इंपोर्ट। सो अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए हैं। इंपोर्ट्स के बढ़ने का रीजन है गोल्ड। जो गोल्ड है ना, उस हमने क्या किया है ना कि जो
इंपोर्ट ड्यूटी रहती है उसको कम कर दिया है। पहला रीजन, हमने इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से कम करके 6% कर दिया है। सो जो बिजनेसमैन है, जो गोल्ड का काम करते हैं, उन्होंने ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर लिया, इसलिए हमारे इंपोर्ट्स बिल बढ़ गए, पहली चीज। दूसरा चीज, अभी जो है ना वो फेस्टिव सीजन है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, इवन मैरिजेस भी होने वाली हैं। सो इन सब को देखते हुए गोल्ड की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी। सो जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, वो गोल्ड को इकट्ठा करके अपने पास रखने की कोशिश करें, इसलिए हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। देन नेक्स्ट इज WPI inflation slows to 4-month low of 1.31%। WPI inflation मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल लेवल पर जो इन्फ्लेशन है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर लिमिट्स के नीचे इन्फ्लेशन चला जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज नहीं होती है। क्यों? उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन कम होगा मतलब कि प्रॉफिट कम होगा, तो उसके अंतर्गत ना प्रोडक्शन करने की जो एक इंटरेस्ट रहता है वो कम हो जाएगा, वो लोगों को अपनी कंपनी से बाहर निकालने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए एक इकोनॉमी में एक सर्टेन लिमिट्स तक इन्फ्लेशन का होना बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक अपवर्ड मूवमेंट में, एक ऊपर की तरफ मूव करने में मदद करता है। देन अब प्रीलिम्स की रिवीजन की बात करते हैं। पहला चीज, डब्बा कॉलिंग। डब्बा कॉलिंग क्या होता है? डब्बा कॉलिंग के अंतर्गत हम, ये डब्बा कॉलिंग के केसेस हमें अभी बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो फोन्स है, ठीक है, एक फोन से मैंने किसी रैंडम एक पर्सन को कॉल किया, ठीक है, दूसरे फोन से मैं अपने बॉस को कॉल करूंगी। बॉस कहीं भी बैठा हो सकता है, फॉरेन कंट्री में, किसी भी कंट्री में, किसी भी आइलैंड में, किसी भी अननोन लोकेशन में वो बॉस बैठा हो सकता है। मैं एक स्ट्रेंजर को कॉल की, एक अपने बॉस को कॉल की, दोनों को कॉल करके मैं अपनी फोन को, दोनों फोन्स को स्पीकर में डाल दूंगी और फिर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करवा दूंगी। इस बीच मेरा बॉस इस स्ट्रेंजर पर्सन को धमकी दे सकता है कि मुझे तुम 15 लाख दो, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 20 लाख दो, तभी मैं तुम्हारी जान को बख्शूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस तरह की ब्लैकमेलिंग की धमकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये जो कॉल्स हैं ये हम डायरेक्ट सिम के थ्रू नहीं करेंगे, ये जो कॉल्स होती है ना ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू कंडक्ट की जाती है। इसके केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है डब्बा कॉलिंग। जो अभी की डिमांड है ना वो ये है कि इससे ना कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, पुलिस को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आखिर वो इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व करे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता चलता है ना कि बॉस कौन सी कंट्री में था, तब तक वो बॉस अपनी कंट्री चेंज कर चुका होता है, अपनी लोकेशन चेंज कर चुका होता है। सो इस वजह से जो क्राइम्स की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे केसेस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में और ज्यादा देखे गए एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। देन नेक्स्ट इज द दिल्ली डिक्लेरेशन। अभी रिसेंटली एशिया पैसिफिक रीजन की सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंतर्गत हमने सिविल एविएशन को लेकर के, कुछ सिविल एविएशन को लेकर के एक दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। सिविल एविएशन मतलब कि क्या, जो हवाई जहाज यूज किया जाता है सिविल्स के द्वारा, एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, इन सबको बोला जाता है एविएशन। इंडिया में इस चीज को करने के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने, दोनों ने मिलकर ये मीट कंडक्ट करवाई थी, जिसे बोला गया सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। पहले भी ये मीट हो चुकी है 2018 में, ये मीट पहले हुई थी बीजिंग में और सेकेंड मीट इंडिया में हुई है दिल्ली में। इसके तहत हम बात कर रहे हैं, कुछ हमने एम्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट एक्सपेंशन। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में 2047 मतलब कि जब हमारी आजादी को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक हम 350 से 350 से 400 नए एयरपोर्ट्स बना चुके होंगे, पहला टारगेट। दूसरा,
कि जो इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल एविएशन मार्केट में वो भी 3rd पोजीशन पर है, लेकिन कहीं ना कहीं रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस वर्क में हम बहुत पीछे हैं। सो बात की जा रही है कि हम उस पर और वर्क करेंगे ताकि इंडिया की ग्लोबल एविएशन पोजीशन में और भी ज्यादा पोजीशन बेहतर हो सके। देन आगे की बात करें तो ये थे हाइलाइट्स। इसके हाइलाइट्स मतलब कि हमने बात की है कि हम अपनी एविएशन इंडस्ट्री में विमेंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। ग्लोबल लेवल पर विमेंस का इन्वॉल्वमेंट एविएशन मिनिस्ट्री में सिर्फ एविएशन फील्ड में सिर्फ 5% है, वहीं इंडिया में ये 15% है। हम बात कर रहे हैं कि हम उसे और भी ज्यादा आगे पहुंचाने की बात करेंगे। अभी अगर बात करें एविएशन में जो फ्यूल यूज होता है ना उसे बोला जाता है मतलब कि वो जो फ्यूल है ना वो नॉर्मल फ्यूल है, टरबाइन इंजन फ्यूल बोला जाता है उसे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम अब उस फ्यूल से शिफ्ट होंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरफ। उसके लिए टारगेट रखे गए हैं कि पहले हम 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को ब्लेंड करेंगे, बाद में इसे 2% तक बढ़ा दिया जाएगा। दैट विमेन का पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें हम सिविल एविएशन में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर ICAO की बात की जाए तो ICAO एक यूएन एजेंसी की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के अंतर्गत आता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने 1944 में बनाया था। इसे बनाने के पीछे एक कन्वेंशन होता है जिसे बोला जाता है शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन कंडक्ट करवाया गया था जिसके बाद हमने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया था 1944 में। करेंटली इसमें 193 मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, इन सब रीजन्स में एक टाइफून देखने को मिला है, दैट इज टाइफून यागी। टाइफून यागी के अफेक्टेड रीजन्स में लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम अपने एक ऑपरेशन सद्भाव चलाए हैं, जिसके तहत इंडिया इन रीजन्स में क्लाइमेट को मतलब कि जो ये टाइफून के तहत जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसके तहत अपनी एक सहायता प्रोवाइड करेगा ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत। नेक्स्ट इज निपाह वायरस। बहुत डिटेल में पिछली दोनों क्लास में हमने डिस्कस किया है कि निपाह एक RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, जिसके अंतर्गत एक ही स्ट्रैंड रहता है। इसके टेस्टिंग के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। ये एक जूनोटिक डिसीज है, एनिमल से ह्यूमंस के अंतर्गत आ सकती है। ये बेसिकली जो इसके होस्ट हैं वो है बैट्स, जिसे फ्लाइंग कैट्स भी बोला जाता है। The fruit bats also known as flying cats, reservoir for the virus, Indian fox भी बोला जाता है इसे। फ्रूट बैट से ये ट्रांसफर होता है, ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होता है, साथ के साथ पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है। रिसेंटली केरल में इसका एक केस सामने आया था जिसकी निपाह वायरस के कारण उस पर्सन की मॉर्टेलिटी भी हो गई। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 40% to 75% लाई करता है। देन नेक्स्ट इज इंडस एक्स समिट। इंडस एक्स समिट इंडिया और USA के बीच में साइन की गई एक समिट है, जिसके तहत हम दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके तहत हम बात कर इंडस एक्स समिट, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की। इंडिया और USA के बीच में इंडस एक्स समिट को कंडक्ट करवाया जाता है। ये 2023 से शुरू हुए। इसके तहत हमने 3 समिट्स अभी तक कंडक्ट कर लिए, जिसमें दोनों कंट्रीज डिफेंस से रिलेटेड कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की बात कर रही हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म हमें देखने को मिलता है आईडेक्स। आईडेक्स को आप इंडस एक्स से कंफ्यूज मत करिएगा। आईडेक्स एक इंडिया का ही इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर में इंडिजीनियस गुड्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ब्रिक्स लिटरेचर फोरम। बेसिकली रशिया में ब्रिक्स की समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, उसी के तहत लिटरेचर फोरम भी
ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें इंडिया के राइटर्स, पोएट्स और रशिया के भी मतलब हमारे ब्रिक्स मेंबर्स के भी राइटर्स, पोएट्स सब मिल करके आपस में एक फोरम की बात कर रहे हैं, एक गेट टुगेदर की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है, जो कि पहले इन 5 का ग्रुप था, लेकिन अब हमने इसकी मेंबरशिप बढ़ा दी है, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन 5 नए नेशंस को भी ब्रिक्स की मेंबरशिप प्रोवाइड की गई है। So this was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।